मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। 6 सितंबर 1965 यौम दिफा इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, लाहौर और सियालकोट, और पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के जवानों ने उसका बड़ी जवामर्दी से और बहादुरी से दिफा किया। आज उन जवानों को, उन बहादुरों के नाम आज का दिन, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और पाकिस्तान का शानदार दिफा किया। अब हम आते हैं वीलॉग की तरफ। वीलॉग हमारा आज का बहुत अहम है, इस लिहाज से कि जो 8 सितंबर को जलसा हो रहा है पीटीआई का, उसके मुतालिक हमने बात करनी है, क्योंकि 22 अगस्त को पिंडी और उसके बाद लाहौर का जलसा, ये दोनों पीटीआई ने कैंसिल किए, और ये उन्होंने अपनी मर्जी से कैंसिल किए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत पछतावा इसका इजहार किया कि शायद हमें वो जलसे कैंसिल नहीं करने चाहिए थे। पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल भी नहीं रही थी। लेकिन अब एक खुशखबरी फॉर द पीटीआई में भी इसलिए कि शायद वो चाहते होंगे इजाजत ना मिले, लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर है कि उनको इजाजत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिप्टी कमिश्नर ने पीटीआई को पब्लिक गैदरिंग इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर पसवाल रोड पर संजाल चौक के करीब जलसा करने की इजाजत दे दी। उसके साथ यकीनन कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं, और ये कंडीशंस हैं कि अगर अमन अमान का मसला हुआ तो एनओसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर ये भी था कि लोगों के फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, सड़कों को ब्लॉक ना किया जाए, और जलसे का टाइम भी दिया गया कि 4 से 7 बजे शाम तक होगा। और फिर यह भी कहा गया कि ऑर्गेनाइजर्स की ड्यूटी होगी कि मुत्फिका टाइम जो है, यानी उसके बाद लोगों को वापस चले जाने का कहना और उनको डिस्पर्स करने की जिम्मेदारी भी इंतजामिया, उस जलसे के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पे होगी। इसके अलावा जो एंटी स्टेट तकारीर नहीं होनी चाहिए, और स्टेज पर जो लोग मौजूद होंगे या जिन्होंने तकरीर करनी है उनका 12 घंटे पहले नाम दिया जाए। इस किस्म की जो शर्तें हैं वो इस और भी कई हैं जो एक नॉर्मल होती है, एक प्रोसीजर होता है। बहरहाल ये भी था कि खिलाफ वर्जी पर जो मुतलका जिन्होंने इसकी अप्रूवल ली है, तो पीटीआई के जो वहां पे लोकल जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके, तो अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो वो उसके जिम्मेदार होंगे। तो अब ये हमने देखना है कि इजाजत तो मिल गई, तो क्या ये जलसा हो जाएगा? ये बहुत अहम है कि क्या ये जलसा हो जाएगा। मुझे अभी तक ऐसी तैयारी नजर नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल अब चूंकि इजाजत मिली है और मेरा ख्याल है कि कोशिश तो होगी। और फिर ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये पुरअमन होगा। ये हम दुआ को भी है कि ये पुरअमन हो। और फिर सबसे अहम कि पीटीआई इस जलसे से बानी पीटीआई को जेल से निकलने में कोई मदद मिल सकेगी। जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि जी हम जाएंगे तो ले आएंगे, तो ये बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब का है कि वो पता नहीं क्या क्या, वो तो कह रहे थे जी इजाजत ना भी मिली तो मैं खुद एनओसी हूं और पता नहीं क्या क्या उसके बाद। लेकिन उन्होंने एक और दावा भी किया गंडापुर साहब ने, जो केपीके के वजीर आला हैं। उन्होंने कहा कि ये जलसा हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब ये देख रहे हैं कि क्या वाकई ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा होगा, और इतना ऑर्गेनाइज और इतनी जो पीटीआई है वो मेरे ख्याल में क़यादत जो है वो इंगेज है एक दूसरे से। पंजाब की क़यादत, क्योंकि पीटीआई की अब क़यादत जो है वो डिवाइडेड नजर आ रही है, खास तौर पे पंजाब और केपीके में की क़यादत में एक खास डिवीजन नजर आती है। तो क्या वो यूनाइट होंगे? क्या पंजाब से मतलूबा लोग जो हैं वो लोग जलसे में शिरकत करेंगे? इस किस्म के बेशुमार सवाल हैं। क्या पीटीआई की क़यादत इतनी मुत्तहिद है कि इस जलसे को कामयाब कर सके? कौन इसमें तकरीर कौन करेगा, क्या तकरीर करेगा? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। और इसमें शेर अफजल मरवत को पहले ही इन्होंने बाहर कर दिया इससे, जो कह रहे थे कि जी मैं बहरहाल इस किस्म की जलसों का बड़ा ऑर्गेनाइजर हूं। तो इस तरह की बेशुमार चीजें, बेशुमार क्वेश्चन मार्क नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि अभी अप्रूवल मिली है, देखना है कि इसमें
क्या होता है। फिर अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या गवर्नमेंट जो है वो इस जलसे को करने की इजाजत दे देगी? क्या वो पीटीआई के कारकुनान और या उनके लीडरों को आने से रोकेंगे, नहीं रोकेंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं और 8 सितंबर के इस जलसे को लेकर ये बहुत अहम चीजें हैं। अब अहम बात और भी है कि इस जलसे से क्या नताइज लेना चाह रहे हैं, इसका पीटीआई को फायदा क्या होगा, वेल अवेटेड है। और इतने दावे करके क्या वो मतलूबा तादाद कर सकेंगे? कौन सी तकरीर करेंगे? क्योंकि एंटी स्टेट तकरीर भी नहीं कर सकेंगे। झंडे जो हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी किसी सियासी पार्टी का, किसी मजहबी पार्टी का, किसी सरकारी कोई झंडा किसी किस्म का वो इसको नजर आतिश नहीं किया जाएगा। इस किस्म की बेशुमार, क्या इतनी कंडीशंस में पीटीआई ये जलसा कर लेगी या पीटीआई की क़यादत की कोई और उनके ज़हन में है कि वो इसके बाद फर्ज करें जलसे के बाद कोई धरना देने की प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की बहरहाल वो प्लानिंग है, क्योंकि धरना देने के लिए जो खास एक माहौल चाहिए वो इस वक्त इस क़यादत के, जो कि बुरी तरह मेरी नजर में डिवाइडेड है, उसको नहीं कर पाएगी। धरना तो वो नहीं देंगे, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है कि वो 8 सितंबर का जलसा जो है वो मुनक्कद करवा लें पुरअमन। बहरहाल ये एक क्वेश्चन मार्क है, 2 दिनों में इसका हमने रिजल्ट देखना है, कल के दिन में अंदाजा हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तैयारी पीटीआई की तरफ से नजर नहीं आ रही। जी, तो अब दूसरी अहम खबर, ये अपना अपना नजरिया देखने का। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और अपना घर स्कीम, इन्होंने डीजी खान में इसकी एक तकरीब और बहुत अरसा काफी टाइम उस पर एंगेज रहे, बल्कि 3-4 घंटे। इतनी अहम ओहदे के एक जिम्मेदार का इस किस्म के जगह पे इतनी देर इंगेज रहना बहरहाल अपने तौर पे एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मैं इसको ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत, पंजाब में खास तौर पे बहुत बड़े बड़े काम जो है करने को हैं, और खास तौर पे इन हालात में जब आपने बहुत चैलेंजेस हैं, आपने फ्रॉम ग्रॉस रूट से चीजों को ऊपर लेके बेहतरी करनी हो, तो फिर इस तरह की चीजों पे इतना टाइम, बहरहाल वो अपनी जगह है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि डीजी खान के एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल MC1, वहां पे उन्होंने मुल्क के पहले और सबसे बड़े न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने स्कूल की हर क्लास में जाकर बच्चों की नशिस्तों पर बैठकर दूध के डिब्बे खुद खोल कर दिए और अपनी निगरानी में खत्म करवाए। बच्चों से कहा कि आप पिए तो फिर मैंने जाना है। और ये एक न्यूट्रिशन है, सेहतमंद पंजाब वो कह रहे होगा। बहरहाल इस मौका पर वजीर सेहत और तालीम जो राना सिकंदर है, याद है, उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत के शिकार 4 लाख से ज़ायद तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध का पैकेट दिया जाएगा। आइडिया इसके पीछे ये है कि हर स्कूल में मखसूस दूध के पैकेट दिए जाएंगे और खाली पैकेट स्कूल में वापस जमा होंगे और वो रिसाइकल होंगे, तो उसकी आमदनी भी मुतलका स्कूल को ही मिलेगी। अब ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, ये आइडियलिज्म है, बड़ा आइडियलिज्म है। मुझे नहीं पता कि कौन इस प्रोग्राम का मास्टरमाइंड है और कैसे इसको ये समझा गया कि ये डूएबल है। मेरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आप काइंडली इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि क्या ये प्रोग्राम डूएबल है और क्या इस किस्म के प्रोग्राम पाकिस्तान में देने चाहिए? क्या ये फिजिबल प्रोग्राम है? दोनों चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में तो ये इस किस्म का, जब आप देखिए तो सही कि करप्शन का लेवल क्या है, तो दूर दराज इलाकों में और इस किस्म के स्कूलों में, जहां मतलब आप देखें कि अब डीजी खान में, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये कैसे कर लेंगे। मुझे ये डूएबल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये लग रहा है कि ये करप्शन का एक नया सिलसिला जो है वो खुलने को जा रहा है। याद रहे कि इस पे 50 करोड़ रुपए का ये बजट है इस प्रोजेक्ट के लिए जो उन्होंने इनिशियली दिया है। तो अब बहुत अहम बात है कि जब आप स्कैंडल बनने हो तो फिर क्या होता है, स्कैम बनने हो तो क्या होता है कि ये दूध कौन खरीदेगा, कैसे पैक होगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि ये
دور دراز علاقوں میں اسکولوں میں پہنچے اور پھر کیا اس قسم کی آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اتنا مینیجبل ہے کہ موسمی حالات، سردی گرمی، اس ساری چیزوں کو یہ مینیج کر لے گا؟ اور میں کمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیا یہ کاغذ پہ بنانے والا پروگرام تھا؟ ہونا کیا چاہیے؟ یس، آپ نے کرنا ہے، قوت خرید بڑھانی ہے لوگوں کی. دودھ کے ڈبے سے آپ کتنا لوگوں کی صحت لے آئیں گے جو پہنچے گی بھی نہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیچر جو اسکولوں میں پڑھاتے بھی نہیں ہیں، وہ اب دودھ جو بڑے مطلب بڑی ذمہ داری سے بچوں کو پلائیں گے تاکہ پڑھیں نہ پڑھیں یہ صحت مند ضرور ہوں. کمال ہو گیا ہے، کیا ماسٹر مائنڈ ہے. بہرحال ہونا چاہیے کہ آپ عام آدمی، عام شہری کی قوت خرید بڑھائیں. جو ہماری غربت سے نیچے لائن پہ لوگ ہیں ان کو اٹھائیں، ان کو سکلڈ کیا جائے، ان کو مفت کھانا، مفت دودھ، مفت بجلی، مفت کا کار، مفت کے اسکوٹر. یہ ساری باتیں بالکل بھی کسی صورت بھی یہ اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا مجھے بتائیں. یہ گھر کتنے لوگوں کو آپ نے 200 لوگوں کو دے دیں گے، 400 لوگوں کو دے دیں گے لون؟ نہیں. لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ، جن قوموں نے ترقی کیا انہوں نے لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کیا ہے. اور اس بجٹ پہ یہ جو ہم اس قسم کے کاموں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں میں ہمیشہ سے ناقد ہوں بہت بڑا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اور رمضان پیکجز کو 700 ارب روپیہ سالانہ جو ان منصوبوں پہ اس قسم کے 50 کروڑ یہ آپ شامل کریں. اور اس سب کچھ دے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں اور مفت خور بنا رہے ہیں. کیا بات ہے، یہ کوئی علاج ہے؟ آپ چائنا کو دیکھیں، کیا کیا چائنا نے؟ چائنا نے کاٹیج انڈسٹری شروع کی، لوگوں کو روزگار دینے کے مواقع پیدا کیے، لوگوں کو سکلڈ کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چائنا دنیا کی اس وقت نمبر 1 اکانومی بننے جا رہا ہے. تو ہمارا ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں لوگوں کو سکلڈ بنانا ہے، ایزی لونز دینے ہیں، اور وہ بھی کاروبار کے لیے، وہ بھی کاٹیج انڈسٹری کے لیے، وہ بھی منصوبے لگانے کے لیے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ کے نکلے. اور خاص طور پہ اسپیشلی آئی ٹی کے شعبے کے لیے لوگوں کو، بچوں کو جو پڑھ کے نکلے ہیں ان کو آپ لونز دیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، آئی ٹی سینٹرز بنائیں. اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ یہ رکھیں اور لوگوں کی قوت خرید بڑھائیں، لوگوں کا لائف سٹائل بہتر بنانے میں مدد کریں. یہ ہے بیسک کام جو ہمارے کرنے کے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ پتہ نہیں کون سے مشیر ہیں، کس طرح یہ کریں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی.